Hello students, I hope you all are fine. Today we are going to start the law of supply और इससे पहले मैंने लॉ ऑफ डिमांड का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर लिया है. जिन लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो जाके देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. लॉ ऑफ डिमांड समझने के बाद में लॉ ऑफ सप्लाई बहुत ईजी हो जाता है समझने में. हमें सिर्फ उसका रिवर्स करना होता है. जो हमने लॉ ऑफ डिमांड में किया है उसका रिवर्स करेंगे तो वो हमारा लॉ ऑफ सप्लाई बन जाता है. बाकी सारे कंसेप्ट्स लॉ ऑफ डिमांड के जैसे ही हैं. उन सब की जब रिवर्स एंट्री करेंगे तो इट विल बिकम अवर लॉ ऑफ सप्लाई. चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर. सबसे पहले समझ लेते हैं सप्लाई का मतलब क्या होता है. सप्लाई का मतलब वो होता है कि एक जो प्रोड्यूसर और सेलर होता है वो अपने प्रोडक्ट को कितनी क्वांटिटीज़ में मार्केट में बेचना चाहता है, यानी उसकी कितनी विश है या वो कितना विलिंगनेस है टू सेल द प्रोडक्ट ड्यूरिंग अ मार्केट एट अ डिफरेंट प्राइस और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे. तो इस डेफिनेशन से निकल के तीन चीज़ें आती हैं कि सबसे पहला तो प्रोड्यूसर क्या होना चाहिए, विलिंग टू प्रोड्यूस और विलिंग टू सेल होना चाहिए. वेरियस प्राइस यानी अलग अलग प्राइस पे वो अलग अलग क्वांटिटीज़ को सेल करेगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ सप्लाई है तो वो ज़्यादा क्वांटिटीज़ ज़्यादा प्राइस पे ही सेल करेगा और कम प्राइस पे वो ये चाहेगा कि वो कम क्वांटिटीज़ को सेल करे. और जो भी जैसे डिमांड एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से रिलेटेड होता है, से फॉर अ वीक, मंथ, ईयर, वैसे ही सप्लाई भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से रिलेटेड होता है, से फॉर अ वीक, मंथ और ईयर. तो तीन इम्पॉर्टेंट चीज इस डेफिनेशन से निकल के आती हैं. सप्लाई इज़ अ डिज़ायर क्वांटिटी. डिज़ायर क्वांटिटी का मतलब होता है कि प्रोड्यूसर कितना सेल करना चाहता है, और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो एक्चुअल में कितना सेल करना चाहते हैं. अब यहाँ पे दो डिफरेंसेस हैं, विलिंग टू सेल और एक्चुअल सेल. विलिंग टू सेल का मतलब ये है कि अगर मैं अपनी कमोडिटीज़ के 1,00,000 यूनिट्स को सोल्ड करना चाहती हूँ, बट एक्चुअल सेल मेरी कितनी हुई, सिर्फ 50,000 ही मेरी सेल हुई, तो वो मेरी एक्चुअल सेल हो गई. बट मैं करना चाहती हूँ 1,00,000, तो वो मेरी विलिंगनेस टू सेल है. दूसरी चीज़ है कि सप्लाई हमेशा प्राइस के टर्म्स में रेफर्ड होगा. अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो सप्लाई ज़्यादा होगा, प्राइस कम होगी तो सप्लाई कम होगा, बिकॉज प्राइस एंड सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है और इसीलिए ये दोनों वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं. तीसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि जो सप्लाई होती है वो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड से रिलेटेड होती है, जैसे कि एक दिन, एक हफ्ता और एक महीना. एग्ज़ाम्पल के लिए समझ लेते हैं, अगर मैं ये कहती हूँ कि 200 कारें बिकती हैं मार्केट के अंदर, तो ये एक बिल्कुल इनकम्प्लीट सा स्टेटमेंट है. तो मेरे को ये बताना पड़ेगा कि ये जो 200 कारें बिकी हैं इनका क्या टाइम पीरियड है. क्या ये 1 साल में बिकी हैं, क्या ये 10 साल में बिकी हैं, क्या ये 1 महीने में बिकी हैं. जब मैं ये बोलती हूँ कि 200 कारें हुंडई कंपनी की i20 जो है वो 1 साल में 200 कारें सेल होती हैं, तो ये एक कंप्लीट स्टेटमेंट बन जाता है. तो इसीलिए कहा जाता है कि जो सप्लाई होता है वो किसी न किसी टाइम पीरियड से रिलेटेड होता है. अब चलिए आइए समझ लेते हैं इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई में क्या फ़र्क होता है. इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब ये होता है कि जब एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल करता है तो वो इंडिविजुअल सप्लाई कहलाता है. सपोज़ एक प्रोड्यूसर ए है, उसने अपनी कमोडिटीज़ को 100 कमोडिटीज़ को मार्केट में सप्लाई किया, तो वो जो 100 कमोडिटीज़ मार्केट में सेल हुई वो एक इंडिविजुअल यानी एक अकेले इंसान या एक अकेले प्रोड्यूसर की सेल हुई. उसी तरह से मार्केट सप्लाई का मतलब होता है जब जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जो हम उन प्रोड्यूसर्स की सेल को मिला लेते हैं तो वो मार्केट सप्लाई हो जाती है. सपोज़ मार्केट में ए, बी और सी 3 तरह के सप्लायर हैं. ए ने 100 सेल किया, बी ने 100 सेल किया, सी ने 100 क्वांटिटी सेल किया, तो तीनों का मिला के कितना सप्लाई हो गया, 300 यूनिट्स जो हो गई वो तीनों की मिलाकर हो गई. तो मार्केट सप्लाई का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पूरी मार्केट में कितने लोग सप्लाई कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, तो वो हमारी हो जाती है मार्केट सप्लाई. चलिए अब हम पढ़ लेते हैं क्या डिफरेंस है स्टॉक और सप्लाई के बीच में. देखिए, स्टॉक
का मतलब होता है कि टोटल कमोडिटीज़ कितनी अवेलेबल हैं एक प्रोड्यूसर के पास एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। सपोज़ मैं बोलती हूँ कि मेरे पास जो पर वीक का स्टॉक रहता है किसी भी कमोडिटीज़ का वो 10,000 यूनिट्स का होता है। तो वो मेरा स्टॉक हुआ, जो टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स मेरे पास एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे कि यहाँ पे हमने एक पर वीक का टाइम लिया है, उस पर वीक में जो मेरे पास अवेलेबल है तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मेरा जो हुआ वो स्टॉक हुआ। बट सप्लाई का मतलब क्या होता है, अगर उस 10,000 यूनिट्स में से अगर मैं 8,000 यूनिट्स मार्केट में पर वीक सप्लाई करती हूँ तो वो मेरी सप्लाई हो जाती है। सप्लाई का ये मतलब नहीं होता है कि जितना स्टॉक मेरे पास कमोडिटी का है वो सारा सप्लाई करूँगी। हो सकता है मैं उसमें से कुछ स्टॉक को बचा के रखती हूँ एज अ क्लोजिंग स्टॉक और कुछ अमाउंट ऑफ स्टॉक को सप्लाई करती हूँ। जैसे कि अपन ने एग्जांपल लिया है कि 10,000 यूनिट्स का मेरे पास स्टॉक है बट मैं मार्केट में सिर्फ 8,000 यूनिट्स की सप्लाई करती हूँ। तो यहाँ पे सप्लाई तो हो गई 8,000 यूनिट्स और स्टॉक हुआ वो क्या हुआ 10,000 यूनिट्स का। तो जो सप्लाई होता है वो एक स्टॉक का पार्ट होता है, याद रखिएगा, स्टॉक सप्लाई का पार्ट नहीं होता है, बट जबकि सप्लाई जो होता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टॉक। इसीलिए ये कहा गया है कि स्टॉक ऑफ द कमोडिटी इज़ अ टोटल अमाउंट ऑफ इट विथ द प्रोड्यूसर while supply is the part of the stock which is offered for sale। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा स्टॉक एंड सप्लाई के बीच में। चलिए आइए हम कुछ डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर ऑफ सप्लाई पढ़ लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ कमोडिटी। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो सप्लाई को अफेक्ट करता है। कोई भी प्रोड्यूसर अपनी कमोडिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई तब करना चाहेगा जब उसको उनकी सबसे ज़्यादा प्राइस मिल रही हो। तो सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस का बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर ज़्यादा प्राइस होगी तो प्रोड्यूसर जो होगा वो ज़्यादा क्वांटिटीज़ को सप्लाई करने में इंटरेस्टेड होगा, और अगर कम प्राइस होगी तो प्रोड्यूसर जो होगा वो उन क्वांटिटीज़ को कम सप्लाई करने में इंटरेस्टेड होगा। क्योंकि अगर ज़्यादा प्राइस होगी तो अल्टीमेटली उसका जो पर यूनिट प्रॉफिट है वो बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा किसी भी फर्म को तो उस फर्म को मोटिवेट करेगा कि वो उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को वो अर्न करें। दूसरा जो फैक्टर होता है वो है गोल ऑफ प्रोड्यूसर। देखो अलग अलग फर्म के अलग अलग गोल्स होते हैं। किसी फर्म का गोल होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, किसी का होता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन। अगर किसी फर्म का मेन मोटो यही है कि मेरे को प्रॉफिट ही बढ़ाना है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटीज़ की जो प्राइस होगी, यानी जिन कमोडिटीज़ की प्राइस ज़्यादा होगी उन कमोडिटीज़ का स्टॉक ज़्यादा रखेगा और उनको ज़्यादा सप्लाई करने में वो इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि यहाँ पे उसका मेन मोटिव है प्रॉफिट को बढ़ाना, ना कि सेल्स को बढ़ाना। और जबकि सेल्स मैक्सिमाइजेशन में ये रहता है कि वो उन कमोडिटीज़ का भी सप्लाई ज़्यादा करना चाहेगा अगर उसकी प्राइस कम भी हुई, क्योंकि यहाँ पे उसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, यहाँ पे उसका मेन मोटिव है ज़्यादा क्वांटिटीज़ में गुड्स को सेल करना, यानी सेल्स को बढ़ाना अपनी। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जिस भी फर्म का मोटिव रहता है, और इन इकोनॉमिक्स बाय डिफ़ॉल्ट हम ये मान के चलते हैं कि हर प्रोड्यूसर का जो गोल होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रहता है। इसीलिए वो ज़्यादा प्राइस वाली कमोडिटीज़ को सप्लाई करना पसंद करता है और कम प्राइस वाली कमोडिटीज़ को सप्लाई करना पसंद नहीं करता। तो जितना ज़्यादा प्राइस होगा उतना ज़्यादा वो मोटिवेट होगा उन चीज़ों को सेल करने के लिए। तो गोल जो भी फर्म के होते हैं या जो प्रोड्यूसर के जो गोल्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं हमारी सप्लाई पे। बट यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही गोल को कांस्टेंट रखा है जो कि है हमारा प्रॉफिट मोटिव। तीसरा फैक्टर आता है इनपुट प्राइस। सपोज इनपुट प्राइस क्या होती है, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं हमारे पास में, बेसिकली इकोनॉमिक्स में 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अगर लैंड, लेबर, कैपिटल, अगर मैं कोई रेंट पे लेती हूँ किसी भी कमोडिटी को बनाने के लिए या कोई फैक्ट्री लगाने के लिए, तो मुझे उस लैंड का रेंट देना पड़ेगा। अगर मेरे पास अपना कैपिटल नहीं है तो मैं इंटरेस्ट पे लेती हूँ तो मुझे उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो इंटरेस्ट हो गया, रेंट होगा, तो ये सब क्या होते हैं, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं। अगर मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है या ज़्यादा रेंट देनी पड़ती है तो अल्टीमेटली जो मेरी कॉस्ट होती है किसी भी चीज़ को बनाने की वो हाई होती है। और अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस
अगर इनकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ही इनपुट प्राइस बोला गया है। इनपुट का मतलब ये होता है कि किसी भी कमोडिटी को बनाने के लिए हमें इनपुट क्या चाहिए। जब एक फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है तो वो आउटपुट होता है, बट उस आउटपुट को बनाने के पीछे कितने लोगों ने मेहनत की, तो वो हमारा जो होता है वो इनपुट होता है। जितने भी लोग मेहनत करते हैं उनकी कुछ ना कुछ प्राइस होती है। तो अगर इनपुट प्राइस ज़्यादा होगी तो मेरा जो अल्टीमेटली है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और मेरा प्रॉफिट मार्जिन जो होगा वो कम होगा। अगर मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो मैं उस प्रोडक्ट को सेल नहीं करना चाहूँगी, और अगर मेरा इनपुट प्राइस कम होगा तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा तो मैं उन प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहूँगी। तो जर्नल टर्म्स में कहें तो जो सप्लाई का जो रिलेशन है इनपुट प्राइस से वो अपोजिट है। अगर इनपुट प्राइस ज़्यादा होगी तो सप्लाई कम होगी, क्योंकि उस केस में प्रॉफिट कम रहता है, और अगर इनपुट प्राइस कम होती है तो सप्लाई ज़्यादा होती है, क्योंकि उस केस में मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो सप्लाई और इनपुट का जो होता है वो अपोजिट रिलेशन होता है। चौथा फैक्टर आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़। मार्केट में हमेशा हर एक कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अवेलेबल होते हैं। अगर एक फार्मर है वो अगर दो चीज़ों को प्रोड्यूस करता है, सपोज हम बोलते हैं कि वो एक पीस को प्रोड्यूस करता है यानी मटर, और एक कैबेज को प्रोड्यूस करता है, तो अगर कैबेज का प्राइस कम है मार्केट में तो वो अपने सारे, और पीस का प्राइस ज़्यादा है तो वो अपने सारे रिसोर्सेज कैबेज से डाइवर्ट करके पीस में लगा देगा, क्योंकि उसको पीस बेचने से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, और इसीलिए वो अपने कैबेज का जो प्रोडक्शन है वो कम कर देगा और सारे जो रिसोर्सेज हैं कैबेज को बनाने के लिए वो सारे रिसोर्सेज पीस में डाइवर्ट कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट में कोई भी ऐसी कमोडिटीज़ है जिनके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जिस कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा होता है प्रोड्यूसर उन्हीं कमोडिटी को परचेज़ करने के लिए इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि उसमें उनका जो प्रॉफिट मोटिव होता है वो बिल्कुल हाई रहता है। और इसमें भी जो सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी होती है वो इन्वर्सली रिलेटेड होती है टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स इन प्रोडक्शन। अगला जो आता है वो आता है टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शंस। अगर कोई भी प्रोड्यूसर अच्छी या न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है तो उसको प्रोडक्ट को बनाने की जो ओवरऑल कॉस्ट होती है वो कम होती है, और ओवरऑल कॉस्ट कम होती है तो जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बढ़ जाता है, और ये इंड्यूस करता है प्रोड्यूसर को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में उन कमोडिटीज़ को सप्लाई करे। अगर हम न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं, और प्रोड्यूसर भी इंड्यूस होता है उन कमोडिटीज़ को सप्लाई करने के लिए। बट अगर हम ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं जिससे कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है, अल्टीमेटली प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, तो प्रोड्यूसर क्योंकि उसमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती फर्म को, तो प्रोड्यूसर उन गुड्स को सप्लाई करने में इंटरेस्टेड नहीं होता है और उनकी सप्लाई जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। अगला फैक्टर है नेचर ऑफ इंडस्ट्री। मैं कौन सी मार्केट में रन कर रही हूँ, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में रन कर रही हूँ, परफेक्ट कंपटीशन में रन कर रही हूँ कि मोनोपोली में रन कर रही हूँ। अगर मैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट में रन कर रही हूँ तो मोनोपोलिस्टिक फर्म्स क्या करती हैं कि मार्केट प्राइस को बढ़ाने के लिए वो अपने आउटपुट को कम कर देती हैं। क्यों? अगर आउटपुट कम होगा, अगर सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली उस चीज़ की प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो व्हाट दे विल डू टू इंक्रीज द प्राइस, दे विल रिस्ट्रिक्ट देयर आउटपुट, एंड बाय रिस्ट्रिक्टिंग देयर आउटपुट दे कैन इंक्रीज देयर प्रॉफिट मोटिव। बट अगर ऐसा कंपटीशन है जहाँ पे कि कोई टेंडेंसी नहीं है कि मैं अपने आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करूँ, इसका मतलब अगर परफेक्ट कंपटीशन है जहाँ पे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो सेम कमोडिटीज़ को बनाते हैं, तो मैं अल्टीमेटली आउटपुट को कम नहीं कर सकती, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में किसी एक प्रोड्यूसर के आउटपुट कम करने से या बढ़ाने से पूरी इंडस्ट्री या पूरी इंडस्ट्री में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो इसीलिए अगर परफेक्ट कंपटीशन में मैं रन करती हूँ तो मैं आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करके अपना जो मार्केट शेयर है या अपना जो प्रॉफिट है वो नहीं बढ़ा सकती। तो इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इंडस्ट्री। अगला है पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज़। अगर गवर्नमेंट मेरे को बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ देती है तो इसकी वजह से किसी कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी वो कम आएगी। अगर टैक्स रेट बहुत कम है, जैसे सेल्स टैक्स, एक्सरसाइज टैक्स, अब तो जीएसटी आ गया है, तो अगर गवर्नमेंट जीएसटी किसी भी चीज़ पे इम्पोज करती है, और जीएसटी आपको पता होगा कि 5 स्लैब रेट्स में होती हैं, तो अगर मेरा जो भी कमोडिटी है वो सबसे कम स्लैब रेट में आता है या 0% टैक्स देना पड़ता है, तो अल्टीमेटली जो मेरी कॉस्ट है वो कम होगी, और कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा।
और उस केस में जो प्रोड्यूसर होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटीज़ को सेल करेगा। इसीलिए बोला गया है कि अ रिडक्शन ऑफ टैक्सेशन विल हैव द अपोजिट इफेक्ट, इट विल मोटिवेट द प्रोड्यूसर टू इंक्रीज इट्स सप्लाई। अगर टैक्स कम है तो सप्लाई ज़्यादा है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, अपोजिट इफेक्ट, बिकॉज टैक्स इज लेस एंड सप्लाई इज मोर। अगला जो फैक्टर है वो है एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। अगर किसी भी प्रोड्यूसर को लगता है कि आने वाले टाइम में उसकी कमोडिटीज़ के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो वो अपने जो गुड्स हैं, जो अपना स्टॉक है, उसको होल्ड करके रखता है, मार्केट में सप्लाई नहीं करता है। जैसे आपने देखा होगा कि प्याज के प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कभी कभी। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपने स्टॉक को होल्ड कर देते हैं। स्टॉक को होल्ड कर देते हैं तो मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है, और उनको लगता है मार्केट में सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस हाइकअप होंगे, और उस ड्यूरेशंस में वो अपने स्टॉक को रिलीज़ करते हैं। तो अगर प्रोड्यूसर को लगता है फ्यूचर में उनको उनके प्रोडक्ट्स के अच्छे प्राइसेस मिल जाएंगे, तो वो क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्ट्स को एट प्रेजेंट में कम सेल करते हैं। अगला आता है नेचुरल फैक्टर्स। अगर कहीं पे किसी भी कंट्री में या किसी भी सिटी में फ्लड या ड्रॉथ के सिचुएशंस हो जाते हैं, तो वहाँ पे जो है सप्लाई करना कमोडिटीज़ का ईजी नहीं होता है, या कोई भी हैवी रेन्स या फ्लड्स होती हैं, तो इट विल डिक्रीज द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, बिकॉज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो पूरे नेचर पे डिपेंड होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा फ्लड हो गया या एक्सेसिव रेन हो गई तो हमारी एग्रीकल्चर जो हो जाती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उस केस में हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई नहीं कर पाते। और अगर सारी कंडीशंस नॉर्मल रहती हैं तो वी कैन सप्लाई मोर एंड मोर गुड्स। तो ये जो नेचुरल फैक्टर्स हैं ये भी हमारी कमोडिटीज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। अगला फैक्टर है एग्रीमेंट अमॉन्ग द प्रोड्यूसर्स। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ 3-4 प्रोड्यूसर्स ही बना रहे हैं, तो वो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को मेंटेन रखने के लिए 4-5 प्रोड्यूसर्स एक पूल बना लेते हैं। पूल का मतलब है आपस में समझौता कर लेते हैं और ये तय करते हैं कि कोई भी इस प्राइस से कम में उस प्रोडक्ट को नहीं बेचेगा। तो अगर वो अपने आप को किसी एक एग्रीमेंट के थ्रू रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, तो जो सप्लाई होगी कमोडिटी की वो लिमिटेड होगी। क्यों? क्योंकि अगर सप्लाई लिमिटेड होगी और डिमांड ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को फैच कर सकते हैं कंज्यूमर्स के थ्रू। तो वो एक आर्टिफिशियल स्केर्सिटी मार्केट में क्रिएट कर लेते हैं। अगला है अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी। अगर प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन फैसिलिटी होगी तो इट इज़ वेरी ईजी टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर। और अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी तो हमारा मार्केट साइज़ भी बहुत बड़ा होगा, और अगर मार्केट साइज़ बड़ा होगा तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को सप्लाई करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को सेल करेगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं होंगी तो हम वहाँ पे प्रॉपर सप्लाई भी नहीं दे पाएंगे। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये हमारी सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, आते हैं कई बार एग्ज़ाम्स में, हर तरह के एग्ज़ाम्स में आते हैं, चाहे वो ICSE बोर्ड हो, CBSE हो, नेट स्लेट हो, या हायर एजुकेशन के बच्चे हों, MCOM BCOM के। तो ये जो वीडियो है वो सब बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी और सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। अगर आप मेरा ये वाला वीडियो देख रहे हैं लॉ ऑफ सप्लाई वाला, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि तो आप प्लीज़ लॉ ऑफ डिमांड वाला वीडियो भी ज़रूर देखिए। मैंने एक फुल वीडियो बना के रखा है जिसके अंदर आपको पूरे डिमांड के लॉ ऑफ डिमांड और डिमांड के कंटेंट मिल जाएंगे। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो ये वीडियो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा और आपके लिए बहुत कन्वीनियंट होगा इस वीडियो को समझना। इसीलिए आपको जो लिंक है लॉ ऑफ डिमांड का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहे तो उधर जाके चेकआउट कर सकते हैं, या मेरे चैनल पे जाके माइंडकॉम टाइप करके यूट्यूब पे उस पर भी सर्च मार सकते हैं। तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे वीडियोस जो हैं रिलेटेड डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड से मिल जाएंगे। तो आप प्लीज़ उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिए, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इन वीडियोस का बेनिफिट उठाने का पूरा मौका मिले और उनकी भी एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प हो पाए और उनके एग्ज़ाम्स भी बहुत इजीली हो पाए। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।